वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो है वेसिकल फ्यूजन। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी एनिमल सेल में बहुत सारी जो प्रोसेस होती हैं वो फ्यूजन के थ्रू होती है। वो फ्यूजन क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन से कुछ वेसिकल बन जाती है और वो दूसरे मेम्ब्रेन में जाके वो फ्यूज हो जाती है और जो कंटेंट होता है वहाँ पे डिलीवर कर देती है। तो वो फ्यूजन जो है उसी वो वेसिकल के थ्रू फ्यूजन होता है। जैसे जब आप जो है वो पढ़ते हो न्यूरॉन्स का प्री सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आप कैल्शियम आयन का रिफ्लेक्स होता है तो क्या होता है, वेसिकल फ्यूज कर जाते हैं और उनका जो कंटेंट है वो वहाँ पे क्लेफ्ट में डाल देते हैं और वो क्लेफ्ट से वहाँ से क्या होता है, वो सिग्नलिंग के थ्रू चला जाता है जो भी उसका वेसिकल में जो भी कंटेंट रहता है, कैल्शियम या जो भी रहता हो। ठीक है, तो ये जो वेसिकल फ्यूजन है इसको जो कराती है वो कराती हैं स्नेयर प्रोटीन। आपने नाम सुना होगा स्नेयर प्रोटीन का। ये स्नेयर प्रोटीन एक सॉल्युबल NSF अटैचमेंट रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं जो कि एटीपेज फैमिली में आती हैं। ये इन्वॉल्व होती है, जो NSF प्रोटीन होती है इन्वॉल्व होती हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन में स्नेयर प्रोटीन के। ये जो स्नेयर प्रोटीन है ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है स्नेप और एक होता है NSF। इन दोनों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, ये स्नेप और NSF दोनों मिलके स्नेयर प्रोटीन बनाते हैं और ये स्नेयर प्रोटीन तो बना तो लेते हैं लेकिन ये हेलिकल बंडल नहीं फॉर्म करती। ठीक है, कोई हेलिक्स नहीं फॉर्म करती। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्नेयर प्रोटीन दो तरीके की हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ वो उनकी लोकेलिटी क्या है, उनका लोकेशन क्या है। एक होता है टी स्नेयर जिसको आप जो प्रेजेंट होती है टारगेट मेम्ब्रेन पे, और दूसरा होता है वी स्नेयर जो प्रेजेंट होता है वेसिकल में। जो वी स्नेयर है ये पेयर करता है टी स्नेयर के साथ। ध्यान ये रखना है हमेशा जो वेसिकल होगा वी स्नेयर होगा वो ट्रांसफर या टी स्नेयर के साथ पेयर करेगा। अब हम बात करते हैं स्नैप प्रोटीन के बारे में। जो स्नेप प्रोटीन होती है ये रिक्वायर्ड होती है रीजनरेशन ऑफ स्नेयर प्रोटीन का। मतलब अगर स्नेप प्रोटीन नहीं होगा तो आप इसका रेगुलेशन नहीं कर सकते, मतलब इसका आप रीजनरेशन नहीं कर सकते। दूसरा है NSF। ये NSF जो है एक हेक्सामेरिक आइडेंटिकल सब यूनिट की एक सॉल्युबल एटीपेज प्रोटीन होती है जो कि हाइड्रोलाइज करती है एटीपी को और उससे डिसोसिएट कर देती है स्नेयर का। मतलब NSF जो है एक हाइड्रोलाइजिंग एटीपेज है जो कि हेक्सामेरिक होता है और सारी सब यूनिट इसकी आइडेंटिकल हैं, जबकि जो स्नेप प्रोटीन है ये रिक्वायर होती है रीजनरेशन के लिए स्नेप की। ये जो वी स्नेयर या टी स्नेयर जो बनेगा, जो फ्यूज होंगे, ये फ्यूजन कैसे होगा वेसिकल का, ये फ्यूजन कराती है एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हो रैप। जो रैप प्रोटीन होती है ये डॉकिंग में यूज होती है, मतलब वेसिकल के फ्यूजन में यूज होती है। ये रैप प्रोटीन जो होगी वो वेसिकल में प्रेजेंट होती है और ये टारगेट मेम्ब्रेन जो होगा टी स्नेयर को वो रिकग्निशन में हेल्प करती है। इसके अलावा ये रैप प्रोटीन जो एसोसिएशन है वो करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है सही से स्नेयर प्रोटीन का, वी स्नेयर और टी स्नेयर का, उसको भी चेक करती है। जो रैप प्रोटीन है वो एक्टिव और इनएक्टिव दोनों हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एटीपी हाइड्रोलाइज हुई है या नहीं हुई है। अगर एटीपी हाइड्रोलाइज हो गई होगी तो वो क्या होगा, जीडीपी के फॉर्म में इनएक्टिव होगा और साइटोसॉल में होगा। मतलब रैप जीडीपी जब होगा वो इनएक्टिव होगा और वो साइटोसॉल में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब रैप जीडीपी के साथ बाइंड होगा तो वो एक्टिव होगा और टाइटली एसोसिएट होगा इफेक्टर रॉब के साथ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इफेक्टर रॉब क्या है। तो इफेक्टर रॉब कुछ नहीं है, अभी बताएंगे आपको जब हम पूरा वो बताएंगे। इफेक्टर रॉब के साथ एसोसिएशन करता है। ठीक है, जो इफेक्टर रॉब है ये रॉब प्रोटीन के साथ एसोसिएशन करता है। इफेक्टर रॉब क्या है, एक टीथरिंग एजेंट होता है। टीथरिंग एजेंट ये होता है जहां से कोई चीज स्टार्ट होगी वो चीज स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये चीजें होगी आपके जो एक इंफॉर्मेशन थी उसके लेकर, इतनी इंफॉर्मेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारी जितनी बातें लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके CSIR के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ये जो फ्यूजन होता है वो कैसे होता है।
ठीक है, देखते हैं। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है आखिर। ठीक है, बनाते हैं एक, जैसे बन पाएगा वैसे बनाते हैं। ये एक टारगेट मेम्ब्रेन है आपकी। ठीक है, ये होगी आपकी टारगेट मेम्ब्रेन, मतलब ये मान लो टी स्नियर हो गया। ठीक है, और आपका ये वेसिकल है यहाँ पे। ठीक है, ये वेसिकल है, इसमें कुछ भरा हुआ है, तो ये हो गया आपका वी स्नेयर। ठीक है, ये वेसिकल हो गया। ठीक है, ये वी स्नेयर हो गया। अब देखो वी स्नेयर क्या होगा, जाएगा यहाँ पे एक लगा होगा रैब इफेक्टर करके, ये होता है रैब इफेक्टर। ये रैब इफेक्टर क्या करता है, टीथरिंग कराता है। ठीक है, टीथरिंग कैसे कराएगा, एक होता है टी स्नेयर आपका। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये है आपका टी स्नेयर। ठीक है, अब रैब वेक्टर क्या कराएगा, दोनों को आपस में पहुंचा देगा। इसको यहाँ पहुंचाएगा। अब देखो रैब वेक्टर जैसे यहाँ पहुंचाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वी स्नेयर। कराया किसने, ये रैब ने कराया। ठीक है, ये रैब जो था इसने कराया। और रैब करता क्या है, ये एक है, ये कराता है आपका टीथरिंग। ठीक है, अब जब ये करा देगा तो हो गया इंटरेक्शन हो जाएगा दोनों का। ये वी स्नेयर का और टी स्नेयर का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। यहाँ क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन वी एंड टी स्नेयर। वी स्नेयर और टी स्नेयर के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। तो देखो इंटरेक्शन कैसे होगा, ये हुआ आपका टी स्नेयर हो गया, ये आपका वी स्नेयर हो गया। ठीक है, ये इंटरेक्शन हो गया। अब जैसे इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, डॉकिंग हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रोसेस होगी जिसका नाम होता है डॉकिंग। डॉकिंग यही कहते हैं कि जो रैब प्रोटीन होता है वो डॉकिंग कराता है। ये डॉकिंग से क्या होगा, डॉकिंग से क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स है, डॉकिंग से वो बन जाएगा। अब जैसे ही टी स्नेयर और वी स्नेयर जैसे ही कंबाइन करेंगे क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगी क्या आपकी एटीपी जीटीपी। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होके जो जीटीपी थी वो आपकी चेंज हो जाएगी जीडीपी में। ठीक है, जैसे ही चेंज होगी तो वो क्या होगा, जैसे चेंज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे जो वेसिकल है इसका हो जाएगा यहाँ पे फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन। ठीक है, जैसे ही फ्यूजन होगा, ये फ्यूजन कैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी थी वो क्या हुआ, वो कैटलाइज हुई। कैटलाइज बाई फ्यूजन कैसे हुआ है, कैटलाइज्ड बाई एनर्जी एंड concurrently
स्क्वीजिंग आउट वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एनर्जी के थ्रू होगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये जीडीपी होगा, फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे ये फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद ये वेसिकल थी ना, वेसिकल थी, ये टी स्नेयर था। जैसे ही फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जैसे ही फ्यूजन हुआ आपस में, ठीक है, जैसे ही फ्यूजन हुआ है, निकलेगा सबसे पहले यहाँ पे NSF, उसके बाद निकलेगा आपका स्नैप, ठीक है, उसके बाद निकलेगा आपका स्नैप। और जो आपने बताया था कि दोबारा से NSF क्या करता है, ये करता है डिसोसिएशन करता है, ये क्या करता है, डिसोसिएशन ऑफ टी स्नेयर, ठीक है, ये डिसोसिएशन कराएगा, फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो अब आपको एक चीज पता चल गई होगी कि जो फ्यूजन है वो कैसे होना है, दोबारा से समझ लेते हैं। देखो कुछ नहीं हुआ, कैसे हुआ, हमने बोला था कि दो तरीके के स्नेयर होते हैं, एक टी स्नेयर होता है, एक वी स्नेयर होता है। टी स्नेयर मेम्ब्रेन पे होता है, देखो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। वी स्नेयर वेसिकल होता है जो कि प्रेजेंट है। वी स्नेयर क्या करता है, टी स्नेयर के साथ फ्यूज करता है, देखो जाके फ्यूज कर रहा है, किसके थ्रू, रैब इफेक्टर के थ्रू। जैसे ही फ्यूज किया, इसमें क्या हुआ, इंट्रेक्शन हुआ वी स्नेयर टी स्नेयर का, और क्या हो गया, डॉकिंग हो गया। डॉकिंग से क्या हुआ, ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ डॉकिंग के बाद, जो जीटीपी थी वो जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो गई, मतलब जो एनर्जी थी वो यूज हो गई। और ये जैसे ये एनर्जी यूज हुई तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया फ्यूजन, ठीक है, इससे हो गया फ्यूजन। अब ये फ्यूजन जो है ये कैटलाइज किससे हुआ है, एनर्जी के थ्रू। ये जीटीपी जीडीपी में चेंज हुई ना, तो एनर्जी कहीं ना कहीं निकली हुई, तो यही बात लिखी गई है कि कैटलाइज बाय एनर्जी एंड कंकरेंटली स्क्वीजिंग आउट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इंटरफेस, और इंटरफेस से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इसके बाद क्या हुआ, NSF क्या हुआ, डिसोसिएट कर दिया टी स्नेयर को, ठीक है, टी स्नेयर बाहर चला गया और स्नेप प्रोटीन भी कहीं ना कहीं डिसोसिएट हो गई, ठीक है। जो सबसे हॉलमार्क होता है किसी भी स्नेल प्रोटीन का, वो ये बोला जाता है कि इसमें हेप्टेड जो कंजर्व सीक्वेंस होते हैं, कुछ हेप्टेड जो होते हैं कंजर्व सीक्वेंस होते हैं सभी स्नेल प्रोटीन में। तो इसको याद रखिएगा, ऑल स्नेयर, ऑल ना कह के मतलब ये कह सकते हो कि हाँ, ये ऑल कह सकते हो, तो ऑल स्नेयर प्रोटीन have conserved heptade सीक्वेंस, ठीक है, ये बात हो गई। यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके CSIR में, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला केवल इतना पढ़ लेने से। और ये ऐसा टॉपिक है कभी भी पूछा जा सकता है, कोई ये नहीं कि इस बार आएगा उस बार आएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। तो वेसिकल फ्यूजन आपको पता चल गई, वी स्नेयर टी स्नेयर के बारे में पता चल गई, NSF और स्नैप के बारे में पता चल गया, रैब इफेक्टर के बारे में पता चल गया, और रैब प्रोटीन के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जितने क्वेश्चन आए होंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप इनको अच्छे से करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई आपको लग रहा हो कोई ऐसा टॉपिक हो CSIR में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो और आपको पढ़ना हो, आप हमसे बताइए, हम उसको बता देंगे बहुत ईजी तरीके से, बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट्स एफर्टलेस टीचिंग जो है वो आपको मिलती रहेगी, और आप ऐसे इंजॉय करते ही रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।